जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मान्यवर काशीराम साहब जी के जीवन के बारे में। ये एक मैं अलग से सीरीज शुरुआत कर रहा हूं इस वीडियो के साथ, जहां पर हम बहुजन लीडर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनकी जो पूरा जीवन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। 15 मार्च को काशीराम साहब जी का जन्मदिन आता है, उसी के उपलक्ष्य में ये वीडियो में बना रहा हूं। ये वीडियो उनके लिए समर्पित है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से नंबर लेकर आप उससे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि बेहद ज्यादा जरूरी है, उसके लिए स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को मंथली बेसिस पर कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं। मान्यवर काशीराम, जिन्होंने बहुजन समाज को सत्ता दिलवाई। काशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जनपद में ख्वासापुर गांव में एक रामदासिया चमार परिवार में हुआ। आदरवश लोग उन्हें साहब या मान्यवर कहते हैं। काशीराम की शुरुआती शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला मलिकपुर पंजाब में हुई। उस जमाने में अधिकांश दलित विद्यार्थियों की तरह उन्हें भी अपने अध्यापकों के हाथों भेदभाव का शिकार होना पड़ा। दलित विद्यार्थियों को एक अलग मटके से पानी पीना पड़ता था। जातिगत भेदभाव और तरह तरह की मुसीबतों का मुकाबला करते हुए भी उन्होंने पढ़ाई में सफलता प्राप्त की और सन 1956 में रोपड़ के सरकारी कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। भेदभाव की इन घटनाओं से काशीराम काफी आहत होते थे। एक अन्य घटना जिसने उन पर गहरा असर डाला वह थी एक बड़े अधिकारी का उनके पिता के साथ व्यवहार। काशीराम ने स्वयं इस घटना का वर्णन किया था। बकौल काशीराम, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब एक दिन मेरी माँ ने मुझसे मेरे पिता को खाना पहुंचाने के लिए कहा। वे उस समय रोपड़ कनाल गेस्ट हाउस में बेगार कर रहे थे। मैंने खाने की पोटली ली और गेस्ट हाउस के लिए निकल पड़ा। उस दिन बहुत गर्मी थी और जब मैं गेस्ट हाउस पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पिता पसीने से लथपथ थे। मैं उनकी यह हालत नहीं देख सका और मैंने उनसे आराम करने को कहा, परंतु मेरे पिता ने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक बड़ा अधिकारी अंदर सो रहा है और उन्हें हाथ से खींचे जाने वाले पंखे की रस्सी को लगातार खींचना पड़ेगा ताकि अफसर को ठंडी हवा मिलती रहे। मेरे पिता यह काम बहुत कम पैसे के लिए कर रहे थे और उन्होंने मुझे समझाया कि अगर उन्होंने रस्सी खींचना बंद कर दिया तो अफसर की नींद खुल जाएगी और वह उन्हें सजा देगा। तब मैंने उनसे कहा कि वे दूसरे हाथों में एक छोटा पंखा लेकर खुद को हवा कर लें, परंतु मेरे पिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये तमाम घटनाएं काशीराम जी के दिल के किसी कोने में घर कर गई थी। अपने युवावस्था में काशीराम अन्य युवाओं की तरह ही सपने देखा करते थे। वह अपने गांव में कुश्तीबाजी के चैंपियन थे और सतलज नदी को तैरकर पार कर जाते थे। काशीराम फिल्मी हीरो बनना चाहते थे। वह बराबर फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ा करते थे। यही वजह रही कि उन्होंने मुंबई के नजदीक पूना में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी कर ली, लेकिन यही उनके ऑफिस में साथ काम करने वाले चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी दीना भाना के साथ घटी एक घटना ने काशीराम के जीवन की दिशा बदल दी। असल में दीना भाना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारियों से अंबेडकर जयंती के दिन छुट्टी मांग रहे थे। दीना भाना ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिस पर कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें निलंबित कर दिया। दीना भाना के दलित समाज का होने की वजह से काशीराम जी का उनसे जुड़ाव था, जिसकी वजह से वह दीना भाना के पक्ष में खड़े हो गए। हालांकि तब काशीराम जी डॉक्टर अंबेडकर और उनके मिशन से नहीं जुड़े थे, इसलिए उनके मन में एक बात खटक रही थी कि आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर की वजह से दीना भाना ने कंपनी मालिकों से लड़ाई मोल ली और अपनी नौकरी दांव पर लगा दी।
उन्होंने दीना भाना से डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पूछा। इस पर दीना भाना ने काशीराम को डी के खापर्डे से मिलवाया। खापर्डे ने काशीराम को अंबेडकर के बारे में जानकारी नहीं होने को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया और बताया कि अगर डॉक्टर अंबेडकर न होते तो उन्हें यह नौकरी नहीं मिली होती। उन्होंने काशीराम को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक इनहेलेशन ऑफ कास्ट पढ़ने के लिए दिया। काशीराम इस पुस्तक को पूरी रात भर बार बार पढ़ते रहे। इसे पढ़ते हुए उन्हें बचपन में स्कूल में अपने साथ और अपने पिता के साथ होने वाले भेदभाव की बात याद आने लगी। यहीं से काशीराम जी का जीवन और इसका उद्देश्य पूरी तरह बदल गया। इसके बाद काशीराम जी ने बाबा साहब के आंदोलन का गहन अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद उनका कारवां रुक गया है। बामसेफ के लोग बताते हैं कि बाबा साहब को समझने के बाद काशीराम दीना भाना के साथ अन्याय करने वाले अधिकारी कुलकर्णी पर इतना गुस्सा हुए कि उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद उन्होंने डी के खापर्डे, दीना भाना एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर भारत में बहुजन आंदोलन की शुरुआत की। काशीराम ने अपनी राजनीतिक यात्रा बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा उनके जीवन के अंतिम वर्षों में स्थापित की गई आरपीआई, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से शुरू की, जो बामसेफ, ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन और DS4 के रास्ते बसपा तक पहुंची। आंदोलन में सक्रिय होने पर वो पूना में आरपीआई से जुड़े। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के लिए भी काम किया। दीना भाना की घटना के बाद 1964 में नौकरी से इस्तीफा देकर आरपीआई की सदस्यता ले ली। बाद में उन्होंने आरपीआई की यह कहकर आलोचना की कि वह अनेक धड़ों में बटी हुई थी और अपने मूल लक्ष्य से भटक गई थी। आरपीआई से मुंह भंग के बाद काशीराम ने सन 1971 में SMCI SC ST OBC माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज एसोसिएशन का गठन पुणे में किया। बाद में इस संस्था का नाम बदलकर उन्होंने बामसेफ कर दिया। इसी बीच उन्होंने यह तय किया कि वो कभी अपना घर नहीं बसाएंगे और उनकी कोई संपत्ति नहीं होगी। उन्होंने अपने माँ बाप को चिट्ठी लिखकर इस बारे में अवगत करा दिया और जीवन के आखिरी वक्त तक इस वचन का पालन किया। काशीराम का सबसे प्रमुख पक्ष यह रहा कि अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से ही वो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सभी को साथ लेकर चलने की बात करते रहे। वे बहुजन समाज की बात करते रहे जिसमें समाज के 85% लोग शामिल थे और उन पर 15% लोग शासन करते थे। उनके द्वारा गठित DS4 ने 3 कामों के जरिए लोकप्रियता हासिल की। पहियों द्वारा अंबेडकर मेला का आयोजन, 3000 किलोमीटर तक साइकिल रैली एवं जनता की संसद का गठन करना। 80 और 90 के दशक में उनका व्यक्तित्व अनबूझ पहेली की तरह रहा। 90 के दशक के बाद से उन्होंने भारतीय राजनीति को अकेले दम पर एक नई दिशा दी। उन्होंने गरीबों, मजलूमों, अशिक्षित ग्रामीण अंचल के लोगों का एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जो पढ़े लिखे शहरी तथा पूंजीपतियों द्वारा समर्थित दलों को मुंह चिढ़ाता है। मान्यवर काशीराम का व्यक्तित्व साधारण मनुष्य का था जो कि एक सामान्य सामाजिक परिवेश से उठकर भारतीय राजनीति में एक सूर्य की तरह चमके। मनुवादियों को उन्होंने मनु धर्मशास्त्र का पोषक बताया और उनकी जनसंख्या का 15% इसलिए उन्होंने यह नारा दिया, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब है DS4। वह एक दूरदर्शी वाले संगठन करता थे। वह अपने श्रोताओं को जानते थे, अतः अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग कर लाखों जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। काशीराम जी ने बहुजन समाज को जोड़ने के लिए कई नए प्रयोग किए। मान्यवर का दूसरा प्रयोग बहुजन समाज के खोए हुए इतिहास का पुनर्निर्माण था। वो आंदोलन को बुद्ध से शुरू करते हुए 15वीं शताब्दी के रैदास, कबीर, गुरु घासीदास,
आदि तक लाए। अपने आंदोलन को गतिशील बनाने के लिए उन्होंने 1981 में बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर BRC और 6 दिसंबर 1981 को DS4 की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से मान्यवर ने लोगों को राजनीति के कुछ आरंभिक मंत्र सिखाए और इसकी सफलता को देखते हुए उन्होंने 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। राजनीतिक सत्ता दलितों के सभी दुखों की चाबी है के मूल मंत्र को जनता तक पहुंचाया। अपनी जनता को वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नारा देकर अपने वोट का अपने हक में इस्तेमाल करना सिखाया। एक और नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, के द्वारा उन्होंने यह बताया कि प्रजातंत्र में सबसे बड़ा हथियार लोगों की जनसंख्या होती है। मान्यवर इसी बात को अपनी भोली भाली जनता को बताना चाहते थे। अपने आंदोलन को गतिशीलता देने में मान्यवर ने कभी भी प्रजातांत्रिक मूल्यों का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने सदैव प्रजातांत्रिक मूल्यों पर ही अपनी राजनीति को कायम रखा। उन्होंने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में अपनी सत्ता के लिए किसी दूसरे दल के MLA को नहीं तोड़ा, जैसा कि अमूमन राजनीतिक दल किया करते हैं। कभी भी उन्होंने बूथ कैप्चरिंग और दबंगई का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने संगठन की क्षमता एवं अपने लोगों के वोटों पर ही भरोसा किया। काशीराम जी मीडिया को मनुवादी कहा करते थे और इसलिए उनको बहुजन समाज का एक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर मीडिया या प्रचार माध्यम विकसित करने की हमेशा लालसा रही। इसी प्रयोग में उन्होंने पहले द अनटचेबल मासिक पत्रिका निकाला, फिर अप्रेज्ड इंडियन मासिक पत्रिका निकाली। इसके पश्चात उन्होंने बहुजन टाइम प्रकाशित किया। लगातार 22 सालों तक बहुजन संगठन हिंदी साप्ताहिक का प्रकाशन किया। उन्होंने एक किताब द चमचा एज एन एरा ऑफ स्टैच्यू, चमचा युग कठपुतलियों का दौर लिखा, जो 1982 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक पूना पैक्ट 1932 की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित की गई थी। काशीराम के लोगों को काफी उम्मीदें थीं। लोगों को यह यकीन होने लगा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना काशीराम पूरा करेंगे। बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा। सरीखे कुछ नारे उस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। हर पार्टी और सरकार को कमजोर बनाकर उन्होंने दलितों की वास्तविक स्वतंत्रता और स्वाभिमान के सवाल सभी दलों के लिए अनिवार्य बना दिए। उनका सीधा कहना था कि अधिकार लेना है तो सत्ता छीननी पड़ेगी। बाबू साहब का दम्भ तोड़ना पड़ेगा, उनको गाली देनी होगी। इसी आत्मविश्वास का नतीजा था कि दलित समाज की सोच बदली और उन्होंने सत्ता में भागीदारी कर काया पलट की। एक बार उन्होंने उत्तर प्रदेश पर अपना ध्यान केंद्रित करने के सवाल को स्वीकारते हुए कहा था, मैं उत्तर प्रदेश पर अपना ध्यान इसलिए केंद्रित कर रहा हूं क्योंकि वह ब्राह्मणवाद का पालना है। अगर भारत को एक पुरुष के रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश उसकी गर्दन है। जब मैं गर्दन को दबोचता हूं तो शरीर के दूसरे अंग स्वतः निष्क्रिय हो जाते हैं और उन पर हमारा नियंत्रण कायम हो जाता है। इलाहाबाद में 1987 के लोकसभा उपचुनाव में काशीराम पहली बार रण क्षेत्र में उतरे और VP सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े। हालांकि काशीराम चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन VP सिंह सरीखे दिग्गज नेता के सामने उन्हें मिले 2 लाख से ज्यादा वोट बसपा की बढ़ती शक्ति की धमक का इशारा कर चुके थे। 4 वर्ष बाद 1991 में उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय क्षेत्र से जीतकर काशीराम पहली बार 10वीं लोकसभा में पहुंचे। सन 1996 की 11वीं लोकसभा के लिए वो होशियारपुर पंजाब से निर्वाचित होकर संसद पहुंचे। उन्होंने अपना आखिरी भाषण 15 सितंबर 2003 को दिया। उस दिन मान्यवर काशीराम हैदराबाद से एक बैठक करके वापस लौट रहे थे। तब उन्हें मस्तिष्काघात हो गया। इसके बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। 6 अक्टूबर 2006 को काशीराम की मृत्यु हो गई। ये जो मैंने एक शॉर्ट बायोग्राफी उनकी जो बताई वो इस किताब से बताई। इस किताब का नाम है 50 बहुजन नायक। इस किताब के लेखक हैं अशोक दास और डॉक्टर पूजा राय।
पब्लिकेशन है दास पब्लिकेशन। किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहुत ही जरूरी किताब है। 50 बहुजन नायकों के बारे में इस किताब में जानकारी दी है। आप सभी से निवेदन है, इस किताब को मंगाइए और अपने बच्चों के बैग में रख दीजिए। रात में जब वो सोते हैं तो उस तकिया के नीचे रख दीजिए। अपने बच्चों को बहुजन नायकों के बारे में जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ समझ में आया होगा। मेरी कोशिश है कि बहुजन साहित्य को हर घर तक पहुंचाएं। मेरी कोशिश है बहुजन साहित्य को हर मोबाइल तक पहुंचाएं। उसमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप लोगों ने हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर फॉलो जरूर करें। मैं रिज़्क़ मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।